रथविक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिल्ली के एक अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल पर अकेले रहता था। हर दिन की तरह वह सुबह उठकर अपनी खिड़की के सामने खड़ा हो जाता और सामने वाली इमारत की तरफ देखता। एक खिड़की से अक्सर उसे हल्की हलचल दिखाई देती, पर्दा हिलता, कभी कोई छाया दिखती। उसने कभी उस खिड़की के पार किसी को ठीक से नहीं देखा था, लेकिन कुछ अजीब बात जरूर थी जो उसे रोज उस खिड़की की तरफ खींच लाती। एक दिन जब वह ऑफिस से लौटा, उसने देखा कि वही खिड़की पूरी तरह से खुली थी। पर्दे लहर रहे थे और एक महिला जैसी छाया दिखी जो एकदम स्थिर खड़ी थी। वह डर गया, लेकिन उसकी नजरें हटी नहीं। अगले दिन फिर वही हुआ, वही छाया, वही हलचल। ऋत्विक को लगा शायद यह उसका वहम है। उसने अपने दोस्त ईशान को बुलाया और अपनी खिड़की से सामने वाली खिड़की की ओर इशारा करते हुए सब बताया। ईशान ने हंसते हुए कहा, तू बहुत अकेला हो गया है, ये सब तेरी दिमाग की चालें हैं। लेकिन उसी रात रथविक के लैपटॉप पर एक अजीब विंडो खुल गई। स्क्रीन पर लिखा था, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? रथविक चौंका। यह कोई गेम तो नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसने यस पर क्लिक कर दिया। तुरंत ही स्क्रीन ब्लैक हो गया और फिर एक सीसीटीवी जैसा फुटेज चलने लगा। उसमें उसी खिड़की की लाइव फीड थी जिसमें वह महिला अब धीरे धीरे कैमरे की तरफ आ रही थी। रथविक घबरा गया। उसने लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन वह स्क्रीन बंद नहीं हुई। अगली सुबह रथविक की खिड़की के बाहर एक लिफाफा लटका हुआ था। उसमें एक फोटो थी, वही महिला, और पीछे लिखा था, तुमने खेल शुरू किया है, अब इसे खत्म करना तुम्हारा काम है। रथविक का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? कोई प्रैंक, कोई गेम, या कुछ और? रथविक ने वह फोटो कई बार पलट पलट कर देखी। महिला की आंखों में एक अजीब सी मायूसी और डर छिपा था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि यह सब सच है या उसका कोई मानसिक भ्रम। उसने अपार्टमेंट के चौकीदार से सामने वाली बिल्डिंग के बारे में पूछा, लेकिन जवाब मिला, वो फ्लैट तो 2 साल से खाली पड़ा है। अब रथविक को शक हुआ, जो वह देख रहा है, क्या वो सच में कोई इंसान है या कुछ और? रात होते ही उसका लैपटॉप फिर से अपने आप ऑन हो गया। एक नई विंडो खुली। लेवल 2, पता लगाओ कि वो कौन है। नीचे एक विकल्प दिया गया, ए, रिया बी, नेहा सी। प्रज्जाडोसिया। रथविक ने बिना सोचे सिया पर क्लिक किया। स्क्रीन फिर ब्लैक हुआ और फिर वही खिड़की दिखी। इस बार महिला खून से लथपथ खड़ी थी। फिर एक लाइन आई, गलत जवाब, एक गलती, एक सज्जा। अगली सुबह रथविक की आंख एक तेज दर्द से खुली। उसके दाहिने हाथ पर एक गहरा कट था, जैसे किसी ने ब्लेड से मारा हो। वह सदमे में था। ये कैसे हुआ? वो तो सो रहा था। लैपटॉप फिर ऑन हुआ और स्क्रीन पर लिखा था, अब खेल का अगला हिस्सा शुरू होता है, तुम बाहर नहीं जा सकते। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, ताला काम नहीं कर रहा था। फोन भी नेटवर्क से बाहर था। ऋत्विक को याद आया कि एक बार उसने एक ऑनलाइन चैट ग्रुप ज्वाइन किया था, जहां अजीब गेम्स के लिंक भेजे जाते थे। शायद यह उसी में से कोई था। वह उस ग्रुप को ढूंढने लगा। उसे एक पुराना मैसेज मिला, द विंडोज गेम इज नॉट जस्ट अ गेम, इट्स अ स्टोरी ऑफ समवन हु नेवर गॉट जस्टिस। उसने उस यूजर की प्रोफाइल खोली। नाम था सिया और आखिरी पोस्ट थी, अगर मेरी मौत को सब भूल गए तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी। ऋत्विक ने इंटरनेट खंगाल डाला और पाया कि 2 साल पहले उसी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 1003 में एक लड़की सिया की आत्महत्या हुई थी। केस को आत्महत्या मानकर बंद कर दिया गया था, लेकिन कोई वजह नहीं बताई गई। ऋत्विक को यकीन हो गया कि वही आत्मा अब उसके जरिए अपना संदेश देना चाहती है। लैपटॉप पर एक और विंडो खुली। लेवल 3, सिया की कहानी पूरी करो, तभी तुम आजाद हो सकोगे। ऋत्विक अब इस खेल को गंभीरता से लेने लगा था। उसने तय किया कि वह सिया की आत्मा को शांति दिलाकर ही रहेगा। उस रात उसे सपना आया जिसमें सिया रोते हुए कह रही थी, मुझे मेरे कातिल का नाम चाहिए, नहीं तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। उसकी आंखें नम थीं, जैसे वह बस किसी को अपनी सच्चाई बताना चाहती हो। ऋत्विक ने उस इमारत के पुराने गार्ड को ढूंढ निकाला, जो 2 साल पहले वहां ड्यूटी पर था। काफी मनाने पर उसने बताया, सिया बहुत सीधी लड़की थी, लेकिन वो फ्लैट उसका नहीं था। वो एक लड़के के साथ
लिव इन में रहती थी। विक्रम नाम था उसका। बहुत झगड़ा होता था उन दोनों में। ऋत्विक को एक नाम मिला, विक्रम। क्या वही असली अपराधी था? ऋत्विक ने पुलिस रिकॉर्ड में जाकर विक्रम का पता लगाया और उससे मिलने गया। विक्रम बेहद सामान्य व्यवहार कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, हम साथ रहते थे, लेकिन वो डिप्रेशन में थी। मैंने कुछ नहीं किया, विक्रम ने कहा। पर ऋत्विक को यकीन नहीं हुआ। जब वह वापस लौटा तो उसके लैपटॉप पर फिर एक विंडो खुली। गवाही अधूरी है, सच बाहर लाओ, वरना अगला निशाना तुम हो। ऋत्विक ने अपने तकनीकी कौशल का उपयोग करते हुए सिया की पुरानी ईमेल आईडी को रिकवर किया। वहां उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली, सिया की कांपती हुई आवाज में। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार विक्रम होगा। वो मेरी जिंदगी नर्क बना चुका है। अब ऋत्विक के पास सबूत था। वह सब पुलिस को सौंपने ही वाला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, बस एक चिट्ठी गिरी हुई थी। उसमें लिखा था, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और फिर पहली बार सामने वाली खिड़की हमेशा के लिए बंद हो गई। लैपटॉप पर आखिरी बार एक विंडो खुली। खेल समाप्त हुआ, तुमने उसे इंसाफ दिया। ऋत्विक की आंखों से आंसू बह निकले। उस खिड़की से अब कभी कोई परछाई नहीं दिखी। सिया की आत्मा को शांति मिलने के बाद ऋत्विक को पहली बार एक शांत नींद आई। अगले दिन उसका लैपटॉप एकदम सामान्य चल रहा था। कोई विंडो अपने आप नहीं खुली, कोई संदेश नहीं आया। उसने देखा, उसकी खिड़की पर लगी सिया की फोटो हवा में उड़ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे विदा कह रही हो। ऋत्विक ने तय किया कि वह अब इस अनुभव को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, द विंडो डायरीज, जिसमें उसने सिया की पूरी कहानी साझा की। लोगों ने उसे खूब सराहा। कई और लोग उसके ब्लॉग से प्रेरित होकर अपनी कहानियां बताने लगे, जिनमें अन्याय और अनसुनी पीड़ाएं थीं। कुछ महीनों बाद ऋत्विक को एक ईमेल आया। एक लड़की ने लिखा था, मैं सिया की छोटी बहन आरुषि हूं। आपने जो किया उसके लिए मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। आपने मेरी दीदी को इंसाफ दिलाया। वे दोनों मिले। आरुष ने उसे सिया की बचपन की डायरी दी। उसमें लिखा था, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो उम्मीद है कोई मेरी सच्चाई दुनिया को बताएगा। ऋत्विक की आंखें भर आईं। समय बीता। ऋत्विक ने वही फ्लैट छोड़ दिया और एक नए शहर, नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। लेकिन अब हर खिड़की उसके लिए एक संकेत बन गई थी। वह जानता था कि हर खिड़की के पार एक कहानी होती है। उसने अपने ब्लॉग को एक फुल एनजीओ में बदल दिया। खिड़की के उस पार फाउंडेशन, जो घरेलू हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महिलाओं की मदद करता था। एक शाम वह अपनी नई खिड़की के सामने बैठा चाय पी रहा था। तभी उसे लगा कि हवा में कोई धीमा सा स्वर आया, धन्यवाद। ऋत्विक मुस्कुराया। अब कोई डर नहीं था, बस एक संतोष था, किसी अनकही कहानी को आवाज देने का। कहानी समाप्त।